हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ब्रिटिश सरकार ने 1927 में साइमन कमीशन की नियुक्ति भारत सरकार अधिनियम 1919 की समीक्षा करने और भारत के लिए संवैधानिक सुधारों का प्रस्ताव करने के लिए की थी। लेकिन आयोग में एक भी भारतीय सदस्य नहीं होने के कारण राष्ट्रवादी आंदोलन के नेता नाराज हो गए। हालांकि अंग्रेजों ने भारतीय नेताओं की नाराजगी को देखते हुए साइमन आयोग की संरचना में तो कोई बदलाव नहीं किया। हाँ, भारतीय राजनेताओं को खुद संविधान बनाने की चुनौती देती है और यह चुनौती भारत के तत्कालीन स्टेट सेक्रेटरी लॉर्ड बर्कनहेड द्वारा 1925 में हाउस ऑफ लॉर्ड्स में दी गई। These Indian people have objection to everything about the Britishers. If Indians think that they are very intelligent, then they should be allowed to make such a constitutions themselves. The only thing necessary is that constitution should have the consent of all the so-called great people of India. दिसंबर 1927 में मद्रास अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने साइमन कमीशन की स्थापना के जवाब में दो बड़े फैसले लिए। पहला, आयोग के साथ सहयोग न करने का। दूसरा, भारत के लिए संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए एक सर्वदलीय सम्मेलन की स्थापना करने का। सर्वदलीय सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, अखिल भारतीय हिंदू महासभा, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग, ईसाइयों का अखिल भारतीय दल, अखिल भारतीय राज्य पीपल्स और केंद्रीय खिलाफत समिति शामिल किए गए। 19 मई 1928 को सम्मेलन में संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए एक समिति गठित की गई। मोतीलाल नेहरू इस समिति के अध्यक्ष बनाए गए। सर अली इमाम, तेज बहादुर सप्रू और सुभाष चंद्र बोस इस समिति के उल्लेखनीय सदस्य थे। बाद में एम.आर. जयकर और एनी बेसेंट को भी समिति में शामिल कर लिया गया। भारतीय नेताओं ने खुद संविधान लिखने की चुनौती को स्वीकार करते हुए एक सर्वदलीय सम्मेलन का आयोजन कर एक समिति का गठन कर लिया। लेकिन समिति के सामने सबसे बड़ी चुनौती भारतीयों में एकता का भाव दिखाना था। इसी भाव को प्रदर्शित करने के लिए इसमें एक तरफ हिंदू महासभा के प्रतिनिधि को जगह दी गई, तो दूसरी ओर मुस्लिम लीग के नुमाइंदे को भी इसमें शामिल कर लिया गया। यही नहीं, सिख और ईसाई संगठन के सदस्य भी इसमें सम्मिलित हुए। समिति के सदस्यों ने लगकर खुद के संविधान की तर्ज पर एक रिपोर्ट तैयार कर ली और अगस्त 1929 में सर्वदलीय सम्मेलन को अपनी रिपोर्ट सौंप भी दी। दिसंबर में एक पूरक रिपोर्ट प्रकाशित की गई और इस पूरक रिपोर्ट के मूल संस्करण में कुछ बदलाव भी किए गए।
पहली बार हम कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ थोड़ा सा बढ़ना शुरू वहाँ से हो जाते हैं कि भाई अब हमें पार्टिसिपेटिव रोल चाहिए यहाँ पर। यानी अब कॉन्स्टिट्यूशन का सीधा सीधा मतलब होता है कि लेजिस्लेचर में कहीं ना कहीं हम आना चाहते हैं, डिसीजन मेकिंग में आना चाहते हैं। तो एक तरह से जो नेगेटिव कुछ होता है, साइमन कमीशन का आना जो था 1928 में, वो दैट बिकेम समहाउ बिगिनिंग ऑफ द डिजायर टू गो टुवर्ड्स द पूर्ण स्वराज डिमांड जो 1930 में फाइनली कांग्रेस के इसमें आता है, और बाद में वो 1931 के अपने कांग्रेस में उन्होंने उसको फैजपुर में पूर्ण भी किया। रिपोर्ट एक संवैधानिक दस्तावेज की तरह थी, एकदम कानूनी शैली में लिखी गई, जिसमें 22 अध्याय और 87 अनुच्छेद थे। रिपोर्ट के पहले ही अनुच्छेद में स्पष्ट रूप से भारत के लिए डोमिनियन स्टेटस का दावा किया गया। रिपोर्ट में भारतीयों के मौलिक अधिकारों पर एक पूरा खंड शामिल था। स्वतंत्र अभिव्यक्ति और राय का अधिकार, कानून के समक्ष समानता का अधिकार, हथियार रखने का अधिकार, अंतरात्मा की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता और प्रचार का अधिकार। सबसे उल्लेखनीय प्रावधान मुफ्त और प्राथमिक शिक्षा का अधिकार था। रिपोर्ट ने सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के साथ सरकार की संसदीय प्रणाली की शुरुआत करने की मांग भी रखी। सांप्रदायिक प्रश्न पर रिपोर्ट ने विधानसभाओं में मुसलमानों के लिए आरक्षण का प्रस्ताव रखा। हालांकि ये केवल उन निर्वाचन क्षेत्रों तक ही सीमित था जहां मुसलमान अल्पसंख्यक थे, लेकिन रिपोर्ट में मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्रों का कोई उल्लेख नहीं था। रिपोर्ट को भारतीयों से मिलीजुली प्रतिक्रिया मिली। समाचार पत्रों ने भारतीयों के इस प्रयास को खूब छापा। हिंदुस्तान टाइम्स ने अपने संपादकीय में लिखा, लॉर्ड बर्कनहेड की चुनौती को भारतीयों ने स्वीकार कर लिया और अपनी स्वतंत्रता का मैग्ना कार्टा तैयार कर लिया। हिंदुस्तान टाइम्स ने अपने संपादकीय में यह भी लिखा, सांप्रदायिक अहंकार की अंतिम मृत्यु हुई और देश ने राष्ट्रीय चेतना के जन्म को चिन्हित किया। हालांकि सच ये था कि 1928 की रिपोर्ट आने के बाद वो राजनीतिक आम सहमति टूट गई जिसको स्थापित करने के लिए अलग अलग विचार के संगठनों को इसमें शामिल किया गया था। ब्रिटेन में जाकर पढ़ने से उनकी अगर अच्छाइयाँ कुछ मालूम होती थी तो ये भी तो मालूम हो जाता था कि उनके एटीट्यूड्स हमारे तरफ क्या हैं एग्जैक्टली, एंड देयरफॉर हमें एक एडवांटेज भी मिल रहा था कि हमारे लोग इस बात को एसेस कर पा रहे थे कि ब्रिटिश क्या नहीं करने वाले हैं भारत में, और जो नहीं करने वाले थे वो देख रहे थे कि वो हमें यूनिवर्सल पार्टिसिपेशन जो वो चाह रहे थे सफरेज के इलेक्शंस में या पार्लियामेंट में सब जगह हो, सब लोगों का इक्वल एक पार्टिसिपेशन, वो नहीं होने देंगे, वो किसी न किसी तरह से हमें बांट के करेंगे। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट था कि हम सारी कम्युनिटीज़ को एक साथ, और इट वाज अ मच लार्जर मैसेज कि वी कैन टेक अलॉन्ग ऑल कम्युनिटीज़, वी हैव अ यूनिटी एंड वी आर केपेबल, मतलब हम केपेबल भी हैं कि अपनी सरकार को खुद चला सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक मैसेज जो है वो इस गतिविधि के थ्रू हम लोग दे पाए। 1928 की रिपोर्ट से सबसे बड़ी असहमति जताई मुस्लिम लीग ने, जो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का हिस्सा थी। उसके नुमाइंदों ने मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्रों को रिपोर्ट में स्थान न देने के कारण पूरी रिपोर्ट को खारिज कर दिया। लीग ने आरोप लगाया कि मुस्लिमों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्रों को खत्म करके 1916 में कांग्रेस और लीग के बीच लखनऊ में हुए समझौते को उलट दिया गया है। समिति ने मुसलमानों के पॉलिटिकल राइट्स को बर्बाद करने के लिए एक छोटी सोच अपनाई है। रिपोर्ट में मुसलमानों के राइट्स को बिल्कुल दरकिनार किया गया है। मुझे कहते हुए अफसोस है कि यह रिपोर्ट
लागू करने लायक नहीं है। जब साइमन कमीशन आया तो इन्हें ये लगा था कि हम डॉक्टर अंबेडकर को और उनके साथियों को और मुस्लिम लीग को तोड़ के भारत में फूट डाल देंगे, इसलिए उन्होंने 25 में 27 में तो कमीशन बना और 26 में डॉक्टर अंबेडकर एक और आयोग के सामने पेश हुए थे जिसको न्यू हिल्टन आयोग बोला गया था, यंग हिल्टन आयोग। यंग हिल्टन आयोग में भारतीय रिजर्व बैंक की उन्होंने मांग रख दी थी, जो कि बाद में 35 में बनाया गया, 1935 में। तो यंग हिल्टन आयोग में उन्हें लगा कि डॉक्टर अंबेडकर के जो टेम्परामेंट्स हैं वो कुछ अलग जा रहे हैं, इनको अपने हक में ले लो। ऐसे ही मुस्लिम लीग को उन्होंने अलग इलेक्टोरल देके और उनको बना दिया था। तो उन्हें 25 में ये लगा कि हमने बांट दिया है इन लोगों को और हम इनको, अब ये वैसे भी इनमें बहुत ज़्यादा लोग, क्योंकि वो तो पढ़ाई लिखाई का तो उनको पढ़ने लिखने का ज़्यादा दे ही नहीं रहे थे, मौका ही नहीं दे रहे थे। तो उन्हें लगा कि अब इनको बोलो, देखते हैं कैसे इस चैलेंज को। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि हमारे यहाँ गांधी, अंबेडकर और जो मोतीलाल नेहरू जैसे लोग थे, उनके पास और पूरी एक सेना थी। हमारे यहाँ तो तब भी सारे विधान से कार्य चले थे जब हम रजवाड़ों में बटे हुए थे, सबके अपने कानून थे। तो ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ कोई फॉर्मल डिग्री नहीं है तो वो लोगों में दिमाग नहीं था, इन लोगों में बहुत दिमाग था। और 28 में ये तय हो गया था कि ये लोग बांट रहे हैं हमें और हम बटेंगे नहीं। तो वो तंज जरूर कसा गया था, लेकिन उसका कोई फर्क नहीं पड़ा। दिलचस्प बात यह है कि रिपोर्ट का मसौदा तैयार करने वाली समिति में ऐसे व्यक्ति शामिल थे जिन्होंने अन्य महत्वपूर्ण संवैधानिक दस्तावेजों के प्रारूपण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इनमें से एक थी एनी बेसेंट। एनी बेसेंट उस समिति की अध्यक्ष थीं जिसने भारत के राष्ट्रमंडल विधेयक 1925 का प्रारूप तैयार किया था। तेज बहादुर सप्रू उस समिति के अध्यक्ष थे जिसने 1945 में सप्रू समिति का प्रारूप तैयार किया था। M.R. जयकर और जवाहरलाल नेहरू उस संविधान सभा के सदस्य बने जिसने 1950 में भारत के संविधान का प्रारूप तैयार किया था। बहरहाल गांधी जी ने रिपोर्ट ब्रिटिश सरकार के नुमाइंदों को भेजे जाने के बाद एक प्रस्ताव पेश किया। सर्वदलीय सम्मेलन द्वारा गठित समिति के सदस्यों को एक रिकॉर्ड समय में रिपोर्ट तैयार करने पर हार्दिक बधाई। रिपोर्ट ब्रिटिश सरकार तक पहुंच गई है। हमें सरकार को 1 वर्ष का समय देना चाहिए ये रिपोर्ट लागू करने के लिए। यदि ब्रिटिश सरकार इसे लागू करने में असफल रहती है तो असहयोग आंदोलन पुनः प्रारंभ करना चाहिए। भारत में राजनीतिक रूप से बहुत हलचल थी। एक तरफ साइमन कमीशन का विरोध हो रहा था तो दूसरी तरफ सर्वदलीय सम्मेलन द्वारा गठित समिति ब्रिटिश सरकार को यह दिखाने के लिए कि भारतीय स्वयं अपना संविधान लिख सकते हैं, एक रिपोर्ट तैयार कर रही थी। वहीं साइमन कमीशन भी देश भर में जाकर लोगों से मिल रहा था, भारतीयों को अपने विचार रखने के लिए आमंत्रित कर रहा था। ज्यादातर राष्ट्रवादियों ने उनका यह आमंत्रण ठुकरा दिया, लेकिन डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जो उस समय बॉम्बे समिति के सदस्य थे, ने साइमन कमीशन से मुलाकात करके अपनी बात रखी। मैं भी स्वतंत्र और अखंड भारत देखना चाहता हूं, लेकिन उससे पहले मैं दलितों और वंचितों को उनके अधिकार दिलाना चाहता हूं। दलित हमेशा शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ा, आर्थिक दृष्टि से गरीब, सामाजिक रूप से पराधीन और राजनीतिक दृष्टि से कमजोर रहा है। इसलिए इस वर्ग को सबसे अधिक संरक्षण की आवश्यकता है और यह संरक्षण उन्हें आरक्षण से ही मिल सकता है। अंबेडकर जी के अपने जो विचार थे वो उनको कहीं ना कहीं वो देख रहे थे कि इसमें वो एक्सप्रेस नहीं हो पा रहा है। जो लार्जर डिस्कशन कांग्रेस का आ रहा था और उसमें जो डोमिनेंट लीडरशिप थी उसमें नहीं आ पा रहा था।
तो उन्होंने चूज किया उस समय कि जो रिप्रेजेंटेशन वो जिस समाज के लिए चाहते थे या कुछ स्पेशल प्रोविजंस चाहते थे कि जो सामाजिक रूप से पिछड़ी हुई जातियां कह लें उनको, या जो समाज का वो वर्ग था जो कि पिछड़ा हुआ था, उसके लिए अलग रिप्रेजेंटेशन हो। और फाइनली आप देखेंगे कि वो रिप्रेजेंटेशन 1935 एक्ट में भी नहीं आया, उसमें भी यूनिवर्सल सफरेज था। और 1947 जो कि अंबेडकर 47 से लेके 50 जो मतलब अंबेडकर जी का ही सॉर्ट ऑफ ईयर्स है इन ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरपर्सन के रूप में संविधान उन्होंने दिया, उसमें भी उन्होंने फिर वो इंसिस्ट नहीं किया यूनिवर्सल सफरेज के अंदर बाकी जो प्रोविजंस थे, पॉजिटिव प्रोविजंस ऑफ रिजर्वेशन एक्सेट्रा, वो लाए उन्होंने, बट उसके बाद उन्होंने ड्रॉप भी किया। बट उस स्टेज में जब साइमन कमीशन आया था तब अंबेडकर का ये विश्वास था कि उनके लिए अगर अलग से रिप्रेजेंटेशन होगा तभी कोई बात बन पाएगी, इसीलिए उन्होंने ये बात साइमन कमीशन के पास अलग से अपनी बात को रखना उचित समझा। बाबा साहेब आम्बेडकर को साइमन कमीशन के साथ काम करने के लिए बॉम्बे प्रेसिडेंसी कमेटी में नियुक्त किया गया था और इसी नाते वो साइमन कमीशन से जाकर मिले थे, जबकि मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता वाले सर्वदलीय सम्मेलन में ना तो उनको आमंत्रित किया गया था और ना ही वंचित वर्ग को ही प्रतिनिधित्व दिया गया था। डॉक्टर अंबेडकर इसलिए मिले थे, उनके 3-4 मांगे थी कि भाई एक तो लगभग उन्होंने कहा कि लगभग 24 लाख लोग मार्जिनल सेक्शन से हैं, तो हम चाहते हैं कि उनको उनका हक मिले और सबको सबका हक मिले। नया भारत जो बने, उस नए भारत में गांधी जी, अंबेडकर, नेहरू और जितने भी आंदोलनकारी हमारे थे, गरम या नरम दल जितने भी, उनके विचारों का समावेश करके और एक ऐसे भारत का निर्माण करें हम जिस भारत में सबको अपना हक मिले। साइमन कमीशन से मिलने वाले भी वो अकेले भारतीय नहीं थे। पीजी सोलंकी ने भी 23 अक्टूबर 1928 को साइमन कमीशन के सामने गवाही दी थी। उन्होंने कहा था कि वे डॉक्टर अंबेडकर द्वारा सुपुर्द किए गए दस्तावेजों से पूरी तरह सहमत हैं। दोनों ने अनुसूचित जातियों के सशक्तिकरण के लिए विशेष सुरक्षा उपायों पर सहमति जताई थी। मैं जब इतिहास को खंगाल रहा था और चीज़ों को कर रहा था तो एक नाम आता है, डॉक्टर अंबेडकर ने साइमन कमीशन को फेवर किया। तो मैं इस माध्यम से हमारे देश को, हमारे आने वाली पीढ़ियों को ये बताना चाहता हूँ कि 1925 में डॉक्टर अंबेडकर को मुंबई असेंबली में, जो आज मुंबई है पहले बॉम्बे असेंबली हुआ करती थी, उसके लिए चयनित किया गया। फिर एक कमेटी बना के नॉमिनेट किया गया कि आप साइमन कमीशन से बात करेंगे। अब चूंकि अंबेडकर साहब पहले से इस बात से 1919 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में उन्होंने बड़ी भूमिका निभाई थी और उनका ये था कि मैं भारत के लिए कुछ ऐसा विधान दे दूंगा कि मैं अपने लोगों को, सबको बराबर हक दिलवा पाऊंगा। हम भारत के लोग, 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 संविधान से चलने वाले हम भारत के लोग, सत्य सनातन के रखवाले हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग। राम राज्य के आदर्शों को संविधान से जोड़ा,
लोक संस्कृति और सभ्यता को विधान से जोड़ा, संकल्पों से बढ़ने वाले हम भारत के लोग, सत्य सनातन के रखवाले हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग।